जरा वो लास्ट वाला स्विच ऑफ कर दो तो। लास्ट वाला, हाँ। और ऑफ करो एक, आगे वाले जलने दो। हाँ ठीक है, इसी को रन। आ गए सब लोग? हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये बताओ कि अभी जो लास्ट टेस्ट हुआ था वीएमसी का, उसमें क्या टॉपिक आया था केमिस्ट्री में? सॉलिड स्टेट। अगला टेस्ट कब है? 27 27th ऑफ जून। टॉपिक क्या है उसका? सॉलिड स्टेट और थ्योरी ऑफ सॉल्यूशंस। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट उसमें भी है। नीट में सॉल्यूशन पे आया था क्वेश्चन, सॉल्यूशन पे आया था। सॉल्यूशन से आया था क्वेश्चन पिछले टेस्ट में। सॉलिड स्टेट से आया नहीं था। अच्छा, कमिंग टेस्ट का सिलेबस क्या है? सिर्फ सॉल्यूशन या सॉलिड स्टेट प्लस सॉल्यूशन? सर दोनों है सर। दोनों है। सॉल्यूशन का पूरा कर लियो क्वेश्चंस स्टडी मटेरियल से? सर लास्ट 2 बचा है, लास्ट 2 पेज। अच्छा, सर पोर्शन क्या है, कैसे समझे? क्या? सर पोर्शन एग्जाम का पता नहीं है। एग्जाम का क्वेश्चन नहीं? मतलब एग्जाम का क्वेश्चन पता नहीं है मतलब? पोर्शन सिलेबस हाँ, कौन सा चैप्टर आएगा वो तो पता नहीं। क्यों नहीं पता है? तुम अपना अकाउंट में नहीं देखी हो? सबका हम्म? सर वो टेस्ट सीरीज में। अगर अकाउंट में देखने में समझ में नहीं आ रहा है तो इंदरपाल सर का नंबर है। हाँ सर। हाँ, उनको फोन करके पूछना कि सर अकाउंट में कहाँ पर टेस्ट का सिलेबस दिखाता है, और अगर नहीं दिखाएगा तो बोलना कि हमको पता करके बताइए। ठीक है सर। ठीक है। चलिए, तो हम लोग लास्ट शायद नॉस्ट इक्वेशन पढ़ रहे थे। बोलो। हाँ सर। हाँ अच्छा, टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े थे। ऑल द 5 टाइप ऑफ सेल हो गया। डैनियल सेल, लेक्लांच सेल और मरकरी सेल, उसके बाद लेड स्टोरेज सेल और फ्यूल सेल। 5 हो गया। यस सर। तो चलो इसी खुशी में बताओ तो लेक्लांच सेल का कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? बताओ बिना देखे हुए, ईमानदारी से, जो जितना याद पड़े बताओ। कैथोड क्या था? लेक्लांच सेल वही सेल है जो तुम ग्रेफाइट खरीद रॉड। के लाते हो मार्केट से। ग्रेफाइट रॉड। एक ग्रेफाइट का बीच में रॉड रहता है। और एनोड क्या था? जिंक कप। जिंक कप। जिंक का बना हुआ पूरा वो सिलेंड्रिकल कप जैसा होता है, उसी के ऊपर ना लेबल वगैरह चिपकाता है। हाँ, और इलेक्ट्रोलाइट क्या था?
The taste of MnO2, NH4Cl, and a carbon compound like graphite. टेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन पाउडर एंड अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तब ना उसी NH4Cl से अमोनिया गैस रिलीज होता था, जिसको जिंक क्या करता था, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता था, नहीं तो बैटरी क्या होगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो मैंने बोला था उसका मतलब 3 चीजें तो जरूर से याद रखो, कैथोड क्या है, एनोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। चौथी चीज, कैथोड पर रिएक्शन क्या है, एनोड पर रिएक्शन क्या है ना। तो ये 2 रिएक्शन याद है तो उससे तुम जोड़कर सेल रिएक्शन आराम से निकाल सकते हो। चलिए आज अब थोड़ा मैं बता रहा हूं आपको कंसंट्रेशन सेल के बारे में। कंसंट्रेशन सेल कोई नया सेल नहीं है, सेल तो वही 5 टाइप्स का आपको पढ़ना है। कंसंट्रेशन सेल देखिए क्या है, क्यों इसको एक अलग नाम से पुकार रहे हैं। एसी ऑन कर लो। हाँ क्या चीज, ये कैसा हो गया जी पेन। चल रहा है ठीक। कंसंट्रेशन सेल हेडिंग डालिए। कंसंट्रेशन सेल का मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशंस के डिफरेंस के कारण एक सेल हम तैयार करेंगे। मतलब उसमें ऐसे हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रोड्स अलग अलग लेते थे, कैथोड किसी चीज का बनाया, एनोड किसी और चीज का बनाया, और तो कैथोड एनोड मिलकर सेल बनता था। इस बार हम क्या करें, कैथोड जिस चीज का बनाएंगे वही एनोड भी रहेगा, डिफरेंस कहां रहेगा, कंसंट्रेशन में। और उसकी वजह से ये सेल, जैसे देखो पहला सेल मैं बना रहा हूं, H2 गैस, ये P1 प्रेशर पर है, P1 ATM प्रेशर है। H प्लस, इसका कंसंट्रेशन कितना है, C। H प्लस कंसंट्रेशन है C, और H2 यहां प्रेशर कर दिया P2। प्लैटिनम, और यहां भी प्लैटिनम। यही प्लैटिनम वायर ना गैस और एक्वा सॉल्यूशन को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अब बताओ, ये एनोडिक पार्ट है, एनोडिक, ये है कैथोडिक। मतलब इस पर होगा ऑक्सीडेशन और यहां होगा रिडक्शन। अब देखो ध्यान से, यहां एनोडिक पार्ट हमने किसका बनाया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, है ना, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में। और कैथोडिक पार्ट वो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हमने इलेक्ट्रोड अलग अलग नहीं लिया है, सेम इलेक्ट्रोड यूज किया, समझ गए। अब इससे क्या प्रेशर के डिफरेंस के कारण कंसंट्रेशन देखो दोनों का सेम रखें। इसी को एक और तरीके से भी दिखा सकता है, एक्सप्रेस किया जाता है, और करके मैं लिख रहा हूं, ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा तो उसको वही समझना है। प्लैटिनम H2 P1 प्रेशर, H प्लस C
H2 P2 प्रेशर प्लेटिनम। देखो ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ, ये H+C जो है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, समझ गए ना। तो बीच में शॉर्ट ब्रिज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक ही बात है, दोनों लिखने का तरीका है, वे ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखो इसका हमने क्या बताया था, नस्ट इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है बोलो। सबसे पहले सेल रिएक्शन पता करो, सेल रिएक्शन से ही ना नस्ट इक्वेशन सेल के लिए लिख पाओगे। तो चलो एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है बोलो। H2 pressure P1 gets converted into 2H plus concentration C plus 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा होगा, 2H plus concentration C plus 2 इलेक्ट्रॉन getting converted into H2 और इसका प्रेशर है P2। अब दोनों को जोड़ दो तो बताओ 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, 2H प्लस और 2H प्लस कैंसिल होगा और H2 कैंसिल होगा, नहीं होगा। ये इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि कंसंट्रेशन सेम था, सेम चीज को कैंसिल करेंगे ना, ये दोनों इक्वल नहीं है तो कैंसिल कैसे हो सकता। तो नेट रिएक्शन में यही आ जाएगा, H2 प्रेशर P1 H2 प्रेशर P2, है ना। ये आ गया सेल रिएक्शन। अब नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 अपॉन, यहां 2 हो जाएगा, n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन है, और लॉग प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर क्या है, P2 बाई P1। यहां तक कोई दिक्कत। अब बताओ जब तुम E नॉट सेल कैसे निकालते हो, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, और यहाँ कैथोड और एनोड जब सेम मटेरियल का बनाए हो तो E नॉट सेल ऑलवेज 0 होगा, समझ गए। जैसे अभी हाइड्रोजन का बना है, कॉपर से बनाते, जिंक से बनाते, तो क्या फर्क पड़ता। मान लो कॉपर का कितना होता है, E नॉट 0.34, तो E नॉट कैथोड भी 0.34, E नॉट एनोड भी 0.4, तो 0.34 माइनस 0.34 फिर 0 आता। तो पहली बात तो यहां नोट कर लें कि इन कंसंट्रेशन सेल E naught cell is always 0, E naught cell always 0 होगा, ठीक है। तो अब बताओ ये वाला वैल्यू 0 हो गया, तो क्या लिख सकते हो इसको, E cell इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2। ये देखो माइनस साइन को हम इधर भेज देते हैं तो लॉग ये P1 बाई P2 हो जाएगा। तो यही गैस कंसंट्रेशन सेल का ये एक एग्जाम्पल हो गया, गैस कंसंट्रेशन सेल में जहां प्रेशर डिफरेंस के कारण सेल काम करेगा। अब एक चीज जानो, कोई भी सेल काम कब करता है,
जब उसका ई सेल वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। और सेल जैसे जैसे यूज होता है जो पॉजिटिव वैल्यू वही घटते 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 जब 0 पर आ जाता है मतलब समझो सेल इज डेड, अब वो किसी काम का नहीं। तो बताओ ई सेल पॉजिटिव होने के लिए इस लॉग वैल्यू को पॉजिटिव होना जरूरी है, और तुम जानते हो log 1 बराबर 0 होता है ना। तो log 1 0 होता है, तो इसका मतलब P1 by P2 का वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे हियर P1 upon P2 must be greater than 1. Therefore, P1 must be greater than P2, है ना। अगर तुम यहां पर P1 को कम कर दिए और वहां P2 ज्यादा कर दिए तो पता चला ये सेल उल्टा हो जाएगा, तब ये एनोड नहीं होगा, इसको कैथोड होना पड़ेगा, उसको एनोड होना पड़ेगा। इतनी बात आई समझ में सबको? सर हाँ बोलो। सर अभी आप क्या बोले थे सर? 1 डिस्कनेक्ट हो गए थे, क्या बोले अभी आप? क्या चीज? सर हम डिस्कनेक्ट हो गए तो आप अभी क्या बोले? मैं ये बोला बेटा कि ये सेल में P1 ग्रेटर होना चाहिए और P2 लेस होना चाहिए। अगर मान लो तुम P1 को लेस कर दिए और P2 ग्रेटर कर दिए, यहां पर 2 ATM कर दिए, यहां 5 ATM कर दिए, तो क्या होगा, ये सेल इस रूप में अगर सेल रहा तो ये काम नहीं करेगा, सेल उल्टा करना पड़ेगा, मतलब इसको एनोड बनाना होगा और इसको कैथोड बनाना होगा, तब सेल काम करेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि ई सेल हमेशा आना चाहिए पॉजिटिव। हाँ, वो कोई भी सेल हो, कंसंट्रेशन सेल हो चाहे दुनिया का कोई सेल हो, ई सेल अगर पॉजिटिव नहीं है तो बोल दो द सेल विल नॉट वर्क स्पॉन्टेनियसली। अगर किसी का ई सेल नेगेटिव आ रहा, और इसीलिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एक सेल दे देगा, बोलेगा वेदर दिस सेल विल वर्क स्पॉन्टेनियसली और नॉट, तो इसका मतलब ई सेल निकाल के चेक करेंगे, है ना। वेदर दिस सेल विल वर्क और नॉट, तो ई सेल अगर 0 आ गया तो भी लिखेंगे काम नहीं करेगा, नेगेटिव आ गया तो भी लिखेंगे काम नहीं करेगा, सिर्फ पॉजिटिव आने पर ही कह सकते हैं कि सेल काम करेगा। क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाँ, तो ये तो कंसंट्रेशन सेल में पहला टाइप का, मतलब गैस कंसंट्रेशन सेल, पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस के कारण हम लोग कंसंट्रेशन सेल बनाए। अब दूसरा, मोलरिटी के डिफरेंस के कारण कंसंट्रेशन सेल बनाते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड लिया जाए बोलो? कॉपर, जिंक, सिल्वर, जो चाहे ले सकते हो। कॉपर ले लें, ये कॉपर सॉलिड है, ये कॉपर 2+, और इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं x मोलर, x मोल पर लीटर। यहां कॉपर 2+, इसका कंसंट्रेशन y मोलर ले लिया। तुम इसी को C1 और C2 भी ले सकते हो। कॉपर सॉलिड, एनोडिक पार्ट, कैथोडिक पार्ट। सबसे पहला काम करेंगे, सेल रिएक्शन निकालेंगे। सेल रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा बोलो? कॉपर सॉलिड will get converted into copper 2+ Xm plus 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोडिक पार्ट में कॉपर 2+ Ym plus 2 इलेक्ट्रॉन is equal to कॉपर सॉलिड। एनोड और कैथोड के लिए जोड़ने से पहले कैंसिल करो,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और कॉपर सॉलिड कैंसिल। तो इसका मतलब Cu2 plus Ym is interconvertible with Cu2 plus Xm. This is the cell reaction. अब सेल रिएक्शन मिल गया तो हम नॉस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। E cell equal to E naught cell minus 0.0591 upon 2 log। बताओ ऊपर में क्या कंसंट्रेशन रहेगा, X, और नीचे में Y, और E सेल इक्वल टू, अब बताओ ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, चाहे वो गैस का कंसंट्रेशन सेल हो या मोलरिटी के कंसंट्रेशन सेल, है ना। कंसंट्रेशन सेल में ऑलवेज ई नॉट सेल 0, तो ये 0 हो गया, तो यहां से माइनस साइन को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 0.0591 अपॉन 2, और ये हो जाएगा लॉग y अपॉन x। और यहां भी ई सेल पॉजिटिव होने के लिए y by x, here y by x must be greater than 1, that implies that y must be greater than x. ना ठीक है, क्योंकि हम लिखते लिखते उधर जाते हैं ना, इधर रहता है तो खींच जाता है। समझ गया? चलो ये तो एक्सप्रेशन से समझा, अब जरा समझो इसको कंसेप्चुअली बिना किसी मैथमेटिकल टूल के। पहले सब लोग इतना लिख लीजिए, फिर मैं मैथमेटिकली इसको समझाता हूं। कंसेप्चुअली, मैथमेटिकली तो सामने ला ही दिया। देखो इस सब को गोली मारो, पूरा इतना एक्सप्रेशन जो लाए सबको भूल जाओ। तुम्हारे सामने सिर्फ ये सेल का रिएक्शन है ना, सेल एक्सप्रेशन। इसमें कोई पूछता है कि x बड़ा होना चाहिए कि y बड़ा होना चाहिए, ठीक समझ रहे हो सब लोग? यस सर। इसमें अगर कोई पूछता है कि x बड़ा होना चाहिए कि y बड़ा होना चाहिए, x को चाहो तो तुम C1 लिख सकते हो बेटा, और y को C2। C1 एंड C2 आर टू कंसंट्रेशंस, है ना। तो C1 बड़ा होगा कि C2 बड़ा होगा? तो देखो यहां पर C1 जो है C2 से छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए? क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा क्या है, एनोडिक पार्ट है। तो एनोड पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो जब कॉपर 2+ में कन्वर्ट होगा तो ये कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, तो ये C1 से बढ़ेगा, और यहां पर रिडक्शन होगा तो ये C2 घटेगा। समझ गए? एक नीचे रहेगा पहले से, एक ऊपर है, नीचे वाला बढ़ेगा ऊपर वाला घटेगा, और ऐसा होते होते एक समय आएगा कि दोनों बराबर हो जाए। और जरा देखो तो अगर C1 C2 बराबर हो जाए तो ये log 1 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ई सेल 0 होने का मतलब सेल डेड, इक्विलिब्रियम पर आ गया सेल। अब उससे कोई वर्क डन नहीं मिलेगा तुमको। तो इसी को डेली लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं द सेल हैज, माने सेल इज डेड, सेल को फेंको दूसरा सेल लाओ। समझ में आया? तो अगर ये पहले से ज्यादा होता और यहां ऑक्सीडेशन तुम करते तो और बढ़ता जाता।
तो ज्यादा वाला और बढ़ता जाएगा, कम वाला और कम होता जाएगा, वो कभी बराबर होगा ही नहीं। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. बेटा यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये कंसंट्रेशन Cu2+ की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो यहाँ C1 कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो Copper 2+ आयन इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कम होता जाएगा, तो C2 घटने लगेगा। तो ये बढ़ेगा वो घटेगा, तब तो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम। अब समझो यहां पर, यहां कंसंट्रेशन तो पहले से बराबर है। प्रेशर की बात करो, P1 और P2 कौन बड़ा होना चाहिए, कौन छोटा होना चाहिए? तो तुम अपने मन से कुछ भी मान लो। हमने मान लिया कि P1 को छोटा होना चाहिए, मेरी मर्जी, हम मान लिए। तो P2 बड़ा होना चाहिए। अब बताओ यहां पर हो क्या रहा है, H2 कन्वर्ट हो रहा है H+ में, तो जैसे जैसे H2 घटता जाएगा तो P1 कम होगा। तो P1 को हम पहले से छोटा माने, ये और छोटा होता जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, H+ कन्वर्ट होके H2 बन रहा है, मतलब यहां पर प्रेशर और बढ़ता जाएगा, वो और लार्ज होता जाएगा। तो P1 और छोटा होता जा रहा है, P2 और लार्ज होता, कभी इक्विलिब्रियम हो सकता है? अगर यहाँ नहीं। P1 घट रहा है तो इसका मतलब शुरू से इसको बड़ा होना चाहिए, लार्ज वैल्यू पर। अब P2 को होना चाहिए छोटा वैल्यू पर, तब ना ये घटेगा वो बढ़ेगा, तो एक समय आएगा कि दोनों इक्विलिब्रियम पर आएगा। तो यहाँ नेट रिजल्ट क्या आया, देखो P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2। आया समझ में? इसमें हमने कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाया, सिर्फ कंसेप्ट से समझे कैसा क्यों होना चाहिए, आखिर उसके पीछे रीजन क्या है। तो नेचर ऑफ द रिएक्शन ही उसका रीजन है। ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. जाओ ना। देखो अगला हेडिंग डालो, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। अरे टाइट्रेशन जो होता है, लेकिन ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है। इसका मतलब समझो पहले, 11th क्लास में आप लोग टाइट्रेशन पढ़े। टाइट्रेशन में मोस्टली जब हम एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करते हैं तो नीचे कंटेनर में मान लो एसिड रखते थे, तो ऊपर से उसमें बेस डालते थे और एक इंडिकेटर डाल देते थे, पहले से एसिड में मिला के रखते थे ताकि उसका एक कलर होता था। ऊपर से बूंद बूंद करके जब हम बेस डाल रहे हैं, जैसे ही लास्ट ड्रॉप जिसमें कलर चेंज हुआ, उसके बाद हम ऊपर से सॉल्यूशन डालना बंद कर देते थे, टाइट्रेशन को स्टॉप कर देते थे, क्योंकि हम समझते थे इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया है ना। तो टाइट्रेशन में या तो नीचे एसिड को रखो तो ऊपर से बेस डालोगे, या नीचे बेस को रखो तो ऊपर से एसिड डालोगे। अब देखो यहां कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या करना है। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एसिड
वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को टाइट्रेट करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है ना। अच्छा, बताओ जी किसका सिंबल था? So conductor. कंडक्टेंस, याद है ना। Yes. मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पर हमने HCl लिया है और स्ट्रॉन्ग बेस के जगह पर NaOH लिया, कॉमन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो इसमें करना क्या है, समझ लो पहले इस चीज को तुमको माइंड में समझते हुए चलना है। ये रहा HCl का सॉल्यूशन, ठीक है। इसी में तुम इंडिकेटर भी मान लो मिला दिए। ऐसे जब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हो तो इंडिकेटर मिलाने की तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो HCl है, इतना सॉल्यूशन इस कंटेनर में लिया गया है। अभी हम क्या करेंगे कि इसका कंडक्टेंस निकाल लेंगे, मतलब एक मशीन इससे अटैच कर दिया जो हर बार हमेशा रीडिंग ले रहा है कि अभी कंडक्टेंस कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी कुछ कंडक्टेंस आया, अब ऊपर से NaOH हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो NaOH का अभी मान लो ये फर्स्ट ड्रॉप इसमें आके ऐड हुआ, तो एक ड्रॉप NaOH आया तो कुछ तो HCl न्यूट्रलाइज हुआ होगा। तो अब चेक करेंगे कि कंडक्टेंस कितना है। हर ड्रॉप के साथ यहां सॉल्यूशन का कंडक्टेंस चेक करेंगे, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है कि उतना ही पर कांस्टेंट है। यही कहलाता है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जहां टाइट्रेशन के दौरान एट एवरी इंस्टेंस ऑफ द प्रोसेस कंडक्टेंस ऑफ द titrant is always under investigation, ठीक है ना। ये हमेशा चेक करते रहेंगे जैसे जैसे बेस ऐड करते जा रहे हैं, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है कि रुका हुआ है। तो देखो अब जरा सोचो कि यहां पर हो क्या रहा है। पहले हम लोग ग्राफ बाद में खींचेंगे। शुरू में HCl है, तो HCl है तो यहां पर क्या होगा, H+ होगा और Cl- होगा, बोलो, है ना। लाखों करोड़ों H+ है, लाखों करोड़ों Cl- है। अब एक बूंद NaOH आया तो एक, अब तुम ऐसा करो न्यूमेरिकली समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझोगे। मान लो पहले से कंटेनर में 100 HCl है तो 100 H+ होगा और 100 Cl- होगा। अब एक बूंद में मान लो 10 Na+ और 10 OH- आया पहला ड्रॉप में, तो प्लस यहां पर Na+ किए और प्लस OH- किए, तो बताओ ये OH- किस पर अटैक करेगा। तो इधर क्या हमको प्राप्त हुआ, बोलो, Na+ प्लस Cl- प्लस H2O। तो जरा सोचो Cl- में कोई फर्क आया? जितना Cl- शुरू से था अभी भी उतना ही है पड़ा हुआ, उस पर तो कोई अटैक ही नहीं किया, वो जैसा था वैसे था। लेकिन तो उसका जो कंडक्टेंस पहले था अभी भी वो कंडक्टेंस मिलेगा। लेकिन यहां पर लाखों करोड़ों H+ में से बाकी H+ तो वैसे ही है,
लेकिन 10 H प्लस 10 H प्लस ऐसा था जिस पर 10 OH माइनस अटैक किया, खुद भी खत्म हो गया और H प्लस को भी खत्म कर दिया, क्योंकि ये H2O बन गया और H2O बनने पर फिर कोई कंडक्शन नहीं शो करेगा। लेकिन ये जो 10 H प्लस यहां से कैंसिल हुआ, उसके जगह पर आया कौन? 10 Na प्लस आ गया। ये बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में इस टाइट्रेशन में कौन किसके द्वारा रिप्लेस हो रहा है? With every drop, every addition of the NaOH, H plus is slowly getting replaced by Na plus. याद करो, मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये बताया था कि H plus का कंडक्टेंस एक्सेप्शनली वेरी हाई होता है, among all cations हाईएस्ट होता है। तो H प्लस को तुम किसी भी कटायन से रिप्लेस करो, चाहे वो Na प्लस हो, K प्लस हो, है ना, या लिथियम प्लस हो, H प्लस जितना फास्ट मूव करके और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उतना फास्ट को दूसरा कटायन कंडक्ट नहीं कर सकता। तो बताओ, एक हाई कंडक्टेंस लो कंडक्टेंस वाले से तो कंडक्टिविटी क्या होगी? घटेगी कि नहीं? नेट कंडक्शन पावर कम होगा। तो अब बताओ, ये ग्राफ जो है शुरू में क्या होगा? ये नीचे आएगा, नीचे आएगा कब तक? इक्विवेलेंस पॉइंट तक। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब जब तक कि पूरा H प्लस Na प्लस के द्वारा रिप्लेस ना हो गया। अब मान लो H प्लस खत्म हो गया वहां से, तो H प्लस खत्म हो गया, तो अगर 100 H प्लस और 100 Cl माइनस था, तो अब बताओ यहां पर क्या होगा? Na प्लस 100 होगा, Cl माइनस 100 होगा सॉल्यूशन में। अब इसके बाद एक बूंद और NaOH डाला तो क्या हो जाएगा? 10 Na प्लस आएगा और 10 OH माइनस आएगा कि नहीं? पर इस OH माइनस को अब अटैक करने के लिए कोई H प्लस नहीं बचा, तो ये OH माइनस के रूप में ही रहेगा। तो अब ये भी कंडक्ट करेगा और ये भी कंडक्ट करेगा, प्लस इसका जो कंडक्शन मिलना था वो तो मिल ही रहा था, ये 20 आयन एक्स्ट्रा कंडक्ट करेंगे, तो अब कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होने लगेगी। तो यहां से फिर कंडक्टिविटी ऐसे इंक्रीज करेगी। ग्राफ का नेचर देखो क्या होगा। जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ NaOH तुम बढ़ाते जाओगे, तो ये पहले घटेगा, एक लोएस्ट पॉइंट तक आएगा और फिर बढ़ना चालू होगा। तो जिस पॉइंट पर वो लोएस्ट पहुंचा था, यही है तुम्हारा इक्विवेलेंट पॉइंट, मतलब यहीं पर टाइट्रेशन का इक्विवेलेंट पॉइंट आया। कोई दिक्कत इस चीज को समझने सर में? ये 100 Na के बाद सर 10 Na प्लस ये वाला बोल दीजिए और एक बार। क्या सर ये जो 100 Na प्लस है उसके बाद स्टेप में 10 Na प्लस ये वाला हाँ। step बोल। सर एक और क्वेश्चन था। क्या? बोलो। सर NaOH टाइट्रेशन किए तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na आया, NaOH आया, तो Na प्लस 100 कैसे हो गया? वो समझ में नहीं आया। अरे एक ड्रॉप में न 10 Na प्लस आया, फिर दूसरा ड्रॉप डाले, तीसरा ड्रॉप डाले। शुरू में ये कितना था बताओ? और ये भी था 100। ये तो शुरू से अंत तक 100 रहा। हाँ। बोलो, इसमें तो कोई चेंज नहीं ना हुआ। नहीं। लेकिन ये क्या हो गया? H प्लस पहला ड्रॉप के बाद कितना हो गया होगा? 90। तो यहाँ Na प्लस कितना हुआ होगा? 10 H प्लस कम हुआ, तो उसके बदले में यहाँ 10 Na प्लस आया। हाँ सर। बोलो। हाँ सर। हाँ।
जरा सा दिमाग ये लोग नहीं चलाता है, हैं? सब चीज लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तभी लोग को समझ में आएगा। देख इधर, t इक्वल टू 0 पर क्या था? H प्लस प्लस Cl माइनस, और कुछ नहीं ना था। H प्लस कितना था? 100। Cl माइनस 100। फर्स्ट ड्रॉप डाला तो अब बताओ, H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस, इधर क्या मिलेगा बोलो तो? इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ और ये कितना आया है 10, और ये भी आया है 10 फर्स्ट में। ये कितना था 100, और ये भी था 100। अब ये दोनों रिएक्ट किया तो इधर क्या मिलेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O, अब प्लस बचा हुआ H प्लस मिलेगा? हाँ बोलो। हाँ सर। अब बताओ Na प्लस इधर कितना रहेगा? 10। क्योंकि Na प्लस किसी पर अटैक नहीं किया। Cl माइनस कितना रहेगा? 100। और वाटर तो छोड़ दो, H प्लस कितना बचेगा? 90। तो बताओ शुरू में कटायन कितना था? 100। अभी भी कटायन दोनों मिलाकर 100 है, पर उसमें H प्लस 10 कम हो गया, उसके जगह पर 10 Na प्लस आ गया। सेकेंड ड्रॉप में क्या होगा बोलो? यहां पर क्या क्या मिलेगा? Na प्लस 20 होगा, Cl माइनस 100 ही रहेगा, H2O और H प्लस H प्लस कितना हो जाएगा? 80। 80। Cl माइनस 100। Na प्लस। 20। तो ऐसा होते होते एक समय आएगा कि Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O तो मिलेगा, लेकिन अब H प्लस हो गया 0। तो जब H प्लस 0 हो गया तो ये पूरा 100 हो जाएगा। बोलो। हाँ सर। Yes, sir. H प्लस खत्म हो गया, तो अब ये हो गया। अब बताओ अगला ड्रॉप डालेंगे तो क्या होगा? अब कोई रिएक्शन नहीं होगा, सीधे Na प्लस कितना हो जाएगा? 110। ये 110 हो गया, ये तो 100 ही रहा, और ये भी 10 हो गया। देखो तो सीधे 10 यहां और 10 यहां, 20 आयंस बढ़े, तो 20 आयन के द्वारा जितना कंडक्शन होगा उतना कंडक्टेंस भी बढ़ेगा ना। इस लेवल से इस लेवल को कंपेयर करो, घटा कुछ नहीं, सिर्फ 20 आयंस और बढ़ा है, तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगा, आयंस बढ़ेगा। तो आया समझ में कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए यहां के बाद ये इंक्रीज कर रहा है। हाँ, चलो दूसरा अब टाइट्रेशन लेते हैं। दूसरे टाइट्रेशन में हम फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड को टाइट्रेट करेंगे, लेकिन इस बार स्ट्रॉन्ग बेस से नहीं, वीक बेस से टाइट्रेट करेंगे। यहां पर जब इसको लिख रहे हो तो यहां लिख लेना ये वाला 10th ड्रॉप, ये है 11th ड्रॉप। नंबर 2, a strong acid versus
weak base. Y एक्सिस पर कंडक्टेंस और x एक्सिस पर वॉल्यूम ऑफ NH4OH. NH4OH एक ऐसा वीक बेस है जिसको अगर प्योर वाटर में भी डालो तो बहुत नाम मात्र का वो आयोनाइज होगा और बाकी उसका पूरा का पूरा पार्ट अनआयोनाइज्ड ही रहेगा, है ना। बहुत थोड़ा सा आयोनाइज होता है। ये तो हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं। आइए अब देखें कि इस टाइट्रेशन में इसका क्या हाल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के जगह HCl मान लो और ये NH4OH से ट्रीट किया जाएगा तो क्या होगा? H प्लस पर अटैक कौन करेगा? ये OH माइनस, तो ये तो बना लेगा H2O। इधर बचेगा क्या? NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। देखो Cl माइनस पर कोई अटैक नहीं किया और उधर NH4 प्लस को छोड़ के OH माइनस अटैक किया था इस पर, तो NH4 प्लस भी वैसे ही रहा, है ना। तो अब देखिए क्या होता है, यहां भी अगर Cl माइनस मान लो 100 था तो यहां भी Cl माइनस 100 है। अच्छा, यहां पर H प्लस भी 100 था, तो अगर यहाँ पहला ड्रॉप में OH माइनस 10 आया तो ये तो 10H प्लस को खा गया। अब बदले में 10 क्या दे दिया? NH4 प्लस। तो NH4 प्लस हो चाहे कोई भी कटायन हो, H प्लस जैसा कंडक्टेंस तो दे नहीं सकता। मतलब एक पावरफुल कंडक्टेंस को तुम रिप्लेस कर रहे हो एक वीक कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ शुरू में क्या होगा? नीचे की ओर आएगा। स्ट्रेट लाइन से विथ डाउनवर्ड स्लोप, नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ यहां तक आया मान लो, ठीक है। यहां पर आकर उसका सपोज करो कि न्यूट्रल पॉइंट आ गया, है ना। दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। पूरा HCl न्यूट्रलाइज हो गया। तो अब बताओ सॉल्यूशन में क्या क्या बचा हुआ होगा? एक तो वाटर होगा, पूरा 100 हो गया होगा NH4 प्लस, 100 हो गया रहा होगा Cl माइनस, और तो कुछ नहीं होगा। अब उसके बाद तुम एक ड्रॉप और डाले NH4OH, क्या होगा जरा बताओ? NH4OH प्योर वाटर में डालते तब तो नाम मात्र का आयोनाइज होता है, लेकिन अब वाटर में पहले से ये दोनों मौजूद हैं। अब उसमें तुम और NH4OH डाल रहे हो तो NH4OH जरा सा भी आयोनाइज नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ NH4 प्लस। जो थोड़ा बहुत वो आयोनाइज हो सकता था उसको भी ये रोक देगा कॉमन आयन इफेक्ट से। समझ गए ना? तो इसलिए अब NH4OH तुम 1 बूंद डालो चाहे 5 बूंद डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आयन में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक कंडक्टिविटी को न इंक्रीज कर सकता है न डिक्रीज कर सकता है। इसका मतलब कि ये पॉइंट जो था ये तो न्यूट्रल पॉइंट बन गया, लेकिन इसके बाद ग्राफ किस डायरेक्शन में जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कंडक्टेंस न इंक्रीज करेगा न डिक्रीज करेगा। क्लियर हुआ सबको ये ग्राफ का नेचर? Yes, sir. तीसरा,
अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का तो 2 कंडीशन, अब वीक एसिड को वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड के जगह पर CH3COOH को मान लो कि हमने लिया है, और स्ट्रॉन्ग बेस के जगह NaOH को मान लो। ठीक है ना? अब इसका ग्राफ कैसा होगा, आइए समझने की कोशिश करें। नीचे कंटेनर में हमने एसिटिक एसिड लिया है, ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप करके NaOH डालेंगे। तो चलो Na, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अब यहां देखो, हम NaOH ऐड करने वाले हैं टाइट्रेशन के लिए। पहले ऐड करने से पहले क्या स्थिति है, पहले उसको समझ लो। कंटेनर में क्या है, सिर्फ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो एसिटिक एसिड हम जानते हैं कि एक वीक एसिड है, एक्वस। ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक, यही 2 आयन में टूट रहा होगा। और तुम जानते हो, पढ़ चुके हो, एसिटिक एसिड का रूम टेम्परेचर पर Ka वैल्यू क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर उसका K वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। इसका मतलब ये बहुत नाम मात्र का आयोनाइज होगा। हाँ, मतलब समझो कि अगर हम 1000 या 1,00,000 मॉलिक्यूल लिए हैं तो कोई एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा, बाकी पूरा का पूरा अनआयोनाइज्ड रहेगा। तो कंडक्टेंस तुमको किससे मिलता है? आयन से ना। जो अनआयोनाइज्ड है वो थोड़े कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब समझो, जो तुम कंटेनर लिए उस कंटेनर में बहुत थोड़ी मात्रा में आयंस मौजूद हैं, बाकी अनआयोनाइज्ड है ना। ये इनिशियल कंडीशन है। अब ऊपर से पहला ड्रॉप NaOH का आया, तो पहले से जो H प्लस आयन मौजूद है, जो डिसोसिएट होके रेडी है सॉल्यूशन में, एकदम H प्लस के रूप में मौजूद है, उस पर तो सीधे सीधे OH माइनस अटैक कर देगा, वाटर बना लेगा। तो इसका मतलब उस H प्लस के जगह छोड़ा क्या चीज, Na प्लस। OH माइनस आया, H प्लस को ले गया और Na प्लस को उसके जगह पर छोड़ दिया। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, थोड़ा सा डिक्रीज करेगी। लेकिन H प्लस था कितना, थोड़ा ही सा तो था, पहले ही बूंद में वो H प्लस साफ, समझ गए। तो H प्लस साफ हो गया, तो बताओ इसका K का एक्सप्रेशन क्या लिखते हो? concentration of CH3 COO minus into concentration of H plus by concentration of CH3 COOH। अब बताओ H प्लस अगर वहां से खत्म हो जाए तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं? तो फिर से इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। जो अनआयोनाइज्ड वाला है वो आयोनाइज होने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन उसको आयोनाइज होने में तो टाइम लगेगा, तब तक तो हम इधर से दूसरा ड्रॉप डाल दिए।
समझ गए? अब दूसरा ड्रॉप देखो क्या कर रहा है। यहां सॉल्यूशन में कंटेनर के अंदर अभी क्या क्या चीज है बताओ तो। प्लस प्लस यही तीन चीज ना कंटेनर में होगा पहला ड्रॉप डालने के बाद, और तुरंत हमने दूसरा ड्रॉप डाला तो दूसरा ड्रॉप में क्या आया बोलो? और Na प्लस आया और OH माइनस आया। और जैसे ही ये OH माइनस आएगा ये क्या करेगा? देखो इसको टूटने में टाइम लगेगा। अरे अभी घुटना मुड़ नहीं ना रहा प्रॉपर, तो लड़खड़ा जाते हैं। इसको टूटने में टाइम लगेगा। ये ली शैथेलिय प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आयोनाइज होता, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता, लेकिन उसका वक्त नहीं मिला, तब तक दूसरा ड्रॉप आ गया और OH माइनस सीधे इससे H प्लस छीन लेता है, खींच लेता है। तो H प्लस फ्री होने का तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो फ्री होता तो फिर कंडक्शन बढ़ता, लेकिन H प्लस सीधे सीधे OH माइनस H प्लस को खींच लिया, वाटर बन गया। हाँ तो अब बताओ इधर ये क्या बना? CH3CO माइनस, इधर ये क्या बना? Na प्लस, अगला ड्रॉप से जो आया है। तो इधर 10 ठो Na प्लस बढ़ा, इधर 10 ठो एसीटेट आयन बढ़ा, और घटा कुछ नहीं, है ना? मतलब क्यों? क्योंकि अब जितना तुम ड्रॉप डालोगे उस ड्रॉप से ये जो अनडिसोसिएटेड है वो डिसोसिएट होता जाएगा। तो अब तो आयन की संख्या बढ़ ही रही है ना, तो कंडक्टिविटी कम ही सही लेकिन बढ़ेगी, है ना? तो पहला क्या हुआ देखो, पहले कंडक्टिविटी थोड़ी सी घटती है और घटने के बाद ये बढ़ने लगती है। ये कंडक्टिविटी ऐसे बढ़ेगी, शुरू में बस थोड़ा सा घटता हुआ नजर आएगा ग्राफ में, उसके बाद ये बढ़ता जाएगा, और बढ़ने के बाद यहां के बाद मान लो ये ऐसे बढ़ने लगा, हायर स्लोप के साथ। इसका मतलब ये जो पॉइंट था यही था एंड पॉइंट, इक्विवेलेंट पॉइंट। पहला डिक्रीज किसकी वजह से हुआ? पहले से आयोनाइज्ड H प्लस को OH माइनस ने ट्रैप किया और उसको रिप्लेस किया Na प्लस से, तो इनिशियल डिक्रीज मिला। उसके बाद कंटिन्यूअस विथ एवरी एडिशन ऑफ एवरी ड्रॉप ऑफ NaOH आयंस की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इंक्रीज होता गया, और एंड पॉइंट आने के बाद अब तो जितना NaOH डाल रहे हो 100% वो आयंस ही दे रहा है, Na प्लस और OH माइनस, तो उसके कारण और तेजी से कंडक्टिविटी, मतलब ये स्लोप हमेशा कम रहेगा। तुम इसको इतना एकदम 90 डिग्री पर हो गया, उतना भी नहीं, ऐसा करो, देखो ये इस तरह से और ये इस तरह से, समझ रहे हो? ये किताब में तुमको हर जगह ग्राफ मिलेगा, लेकिन ग्राफ तो किताब में छाप देगा, उसको समझना मेन वो जरूरी, नहीं तो फिर बच्चे क्या करते हैं ग्राफ को रटते हैं, ऐसा रहेगा, पता चला इसका ग्राफ उसमें लिख के चला है, उसका उसमें। समझे रहोगे तो मुश्किल से 10-20 सेकंड लगेगा, तुम खुद से समझ पाओगे कि वहां पर क्या होना है। तो वीक एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से अभी टाइट्रेट किए, अब जरा वीक एसिड को वीक बेस से टाइट्रेट करके देखें। नंबर 4, वीक एसिड
वर्सेस वीक एसिड के जगह पर एसिटिक एसिड को ही ले लेते हैं और वीक बेस के जगह पर NH4OH को ले लो। ठीक है, इसमें ग्राफ क्या होगा आइए देखते हैं। ये रहा कंडक्टेंस और यहां वॉल्यूम ऑफ NH4OH। तुम लोग को दिख रहा है ना क्लियर? Yes, sir. हाँ, आइए ग्राफ क्या होगा कैसा होगा जरा इस चीज को समझिए। इस बार एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है ना? तो वीक एसिड है तो पहले सोचो कंटेनर में वीक एसिड है सिर्फ, अभी हम बेस ऐड नहीं किए हैं, तो क्या होगा थोड़ी सी मात्रा में H+ और एसिटेट आयन होगा, अब बाकी पूरा का पूरा तो यही एस्टिक एसिड होगा अनडिसोसिएटेड वाला। अब उसमें तुम जैसे ही ये पहला ड्रॉप NH4OH डाले तो वहां पर क्या होगा, वो जो H+ था सॉल्यूशन में वो किस पर अटैक करेगा, NH4OH के OH- पर, और उसके तो H+ तो न्यूट्रलाइज हो गया और उसके जगह पर NH4+ आ गया। तो शुरू में यहां भी कंडक्टेंस बहुत नाम मात्र का घटेगा, है ना, लेकिन उतना डिक्रीज नहीं मिलेगा जितना कि NaOH से मिला था, क्योंकि NaOH में फ्री था OH-, है ना, और यहां से OH- को निकालना पड़ा, उससे डिसोसिएट कराना पड़ा। तो एनीवे उसके बाद क्या होगा, अगला ड्रॉप डालोगे तो अब क्या होगा, ये वीक एसिड और वीक बेस आपस में, अब देखो दोनों का मेजर पार्ट अनडिसोसिएटेड है, तो इसका H+ उसके OH- के साथ वाटर बनाएगा, तो इधर क्या बचेगा CH3CO-, इधर क्या बचेगा NH4+। तो अब बताओ एक ड्रॉप डालने से कुछ एसिटेट आयन बना, इधर कुछ अमोनियम आयन बना, पहले तो कोई आयन नहीं था, तो हर ड्रॉप के साथ कुछ आयन बनते जाएंगे, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, शुरू में यहां भी पहले थोड़ी सी डिक्रीज मिलेगी लेकिन फिर कंटिन्यू बढ़ेगी। अच्छा, कंटिन्यू बढ़ते जा रही है और आयन दो कौन कौन जमा होते जा रहे हैं कंटेनर में, NH4+ और CH3CO-। अब बताओ जिस समय इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, मतलब एस्टिक एसिड पूरा खत्म हो गया, तो ठीक है उसका जितना एसिटेट आयन था वो बना हुआ रह जाएगा और अमोनियम आयन भी जितना बना हुआ था रह गया। अब अगला ड्रॉप डालने तो क्या हो, क्या वो NH4OH वीक बेस है, पानी में डालते तो थोड़ा सा आयोनाइज होता है, यहां तो रत्ती भर भी आयोनाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले से सॉल्यूशन में ढेर सारा NH4+ है, कॉमन आयन इफेक्ट उसको रोक देगा। तो अब NH4OH डालने से फिर कंडक्टेंस में कोई इंक्रीज नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए बोलो, शुरू में थोड़ा सा डिक्रीज और उसके बाद फिर इंक्रीज, और इंक्रीज होने के बाद फिर ऑलमोस्ट पैरेलल। हाँ, और सर? ये हाँ सर आपने सर लास्ट में सर क्या बोला था, वो जब एकदम कांस्टेंट हो जाएगा? हाँ, जब ये खत्म हो गया हाँ तो उसके बाद, तो अब बताओ कंटेनर में क्या क्या बचा, तो NH4+। CH3CO- बचा, हाँ सर, और NH4+। NH4+ बचा, हाँ सर। और बाकी तो वाटर है। हाँ
अब अगला ड्रॉप तुम डाले इसमें NH4OH, तो क्या होगा बेटा, वो NH4OH जो कि वीक बेस है, पानी में डालते हो तो बहुत थोड़ा सा आयोनाइज होता है, पर तुम डाले हो ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें पहले से ही ये सब आयंस मौजूद हैं, क्या इसमें वो थोड़ा सा भी आयोनाइज होगा? नहीं सर, तो कुछ चेंज ये नहीं तो अमोनियम होगा। आयन कॉमन आयन इफेक्ट से उसको आयोनाइजेशन को रोक देगा। हाँ समझ गए ना? हाँ सर, तो क्लियर। अब कितना भी ड्रॉप डालते जाओ, जब उसमें आयन की संख्या बढ़ ही नहीं रही है, ना बढ़ रही ना घट रही है, तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? जहां तक बढ़ना था बढ़ा, एंड पॉइंट आते ही उसके बाद कंडक्टेंस कांस्टेंट हो गया। क्लियर हुआ? हाँ सर, ठीक है। सर बोल रहा था सर, तो फिर वो थर्ड केस में क्या हुआ था, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का में, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो थर्ड केस लिखे था। अरे स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, OH माइनस पहले से अलग रहता है। हाँ यहाँ वीक बेस लिए हो तो शुरू से जो H प्लस थोड़ा सा अलग था, वो H प्लस अटैक किया NH4OH पर, उससे OH माइनस को खींचा, तो H प्लस रिप्लेस हुआ कि नहीं NH4 प्लस से? हाँ सर। तो वहां भी वही काम हुआ, इसलिए तो शुरू में थोड़ा सा डिक्रीज होगा। पर कोई पूछे कि ये डिक्रीज और ये डिक्रीज क्या सिमिलर होगा, तो नहीं, ये डिक्रीज इस डिक्रीज से भी थोड़ा कम होगा। ठीक है? हाँ सर, अब ठीक है। और देखिएगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जाओ ना रे, इसमें हम ना कैसे कह सकते हैं, नहीं तो पागल हो गया क्या? तो इतना समझ गया तो एक तुम लोग अपने से बताओ, a mixture of a strong acid and weak acid versus a strong base। स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में तुम HCl को ले लो, वीक एसिड के रूप में तुम CH3COOH को समझ लो, और स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में NaOH। अब जरा यहां समझो क्या कंडीशन दे रहा हूं। नीचे जो कंटेनर रखे हो जिसमें पहले एसिड लेते थे और ऊपर से डालते थे बेस, यहां भी नीचे एसिड ही लेना है और ऊपर से बेस डालना है, लेकिन इस बार नीचे वाले कंटेनर में एक एसिड नहीं 2 एसिड्स का मिक्सचर है। और कैसा कैसा एसिड है,
एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक वीक एसिड, दोनों को हमने मिला दिया है, पानी में डिसॉल्व कर दिया है। समझ गए? तो नीचे वाले कंटेनर में इस बार HCl प्लस CH3COH, और ऊपर से डाल रहे हो क्या? NaOH। इस बार ग्राफ कैसा होगा जरा सोच कर बताओ। अगला टाइट्रेशन का ग्राफ, अभी तक जो 4 बताए हैं ये चारों से टफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। थोड़ा सा अपना IQ यूज करना है आपको। हुआ? क्या लगता है ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे? अच्छा चलो ठीक है, तुम जो भी सोच रहे हो इतना समय में कुछ तो तुम्हारा माइंड सोचा होगा। आओ अब मेरे साथ ड्रॉ कर। नीचे जो हमने कंटेनर लिया है उसमें 2 चीज है, HCl भी है और CH3COH भी। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक वीक एसिड है, दोनों मिला हुआ है। ऊपर से हमने पहला ड्रॉप डाला NaOH। तो बताओ NaOH का रिएक्शन किसके साथ होगा? सर HCl के साथ, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा, सर HCl के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ पहले रिएक्ट होगा। जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक वो वीक एसिड को अलाउ नहीं करेगा रिएक्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर? अच्छा वही तो बोले। हाँ गुड। तो पहले ग्राफ का नेचर क्या होगा बोलो? तो पहले तो Decreasing. या इंक्रीज घटेगा। घटा। यहां पर आके मान लो कि HCl पूरी तरह से खत्म हो गया, तो ये समझ रहे हो? HCl पूरी तरह खत्म हो गया। अब क्या बचा है? CH3COH, और ऊपर से डाल रहे हो तुम NaOH। तो CH3COH डिसोसिएट होता उससे पहले NaOH उस पर अटैक कर देगा और उसका H+ छीन लेगा। तो अब क्या होगा? आयंस की मात्रा सिर्फ बढ़ते जाएगी, एक तरफ एसिटेट आयन और एक तरफ Na+ आयन। तो अब क्या होगा? स्लोली इंक्रीज करेगा कंडक्टेंस। तो वो लास्ट वाला ग्राफ जैसा होगा उसको कांस्टेंट हो जाएगा क्या? तो वो लास्ट जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था वैसा होगा क्या? मतलब बढ़ेगा हाँ, ये स्लोली इंक्रीज करेगा तो फिर और constant इंक्रीज करते करते एक समय आएगा कि पूरा एसिटिक एसिड भी खत्म होगा ना। तो उसके बाद जब NaOH का ड्रॉप डालोगे तब तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या होगा? सीधे सीधे आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस यहां से थोड़ा शार्पली बढ़ेगा। समझ रहे हो? इस तरह का ग्राफ आएगा। तो ये बढ़ेगा मतलब समझा नहीं। अरे अभी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग हाँ, बेस हाँ, का वो- कर रहे थे तो न्यूट्रल पॉइंट के बाद जब वीक एसिड खत्म हो गया तो उसके बाद तो सीधे Na+OH- आयंस की संख्या बढ़ते जाएगी। और NaOH चूंकि 100% आयोनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है,
ओ हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। समझा? हाँ सर, क्लियर है। ये नंबर 5 था, मैं नंबर 6 इसी में कर देता हूं। 4 टाइप तक ही देता है तुम्हारे सिलेबस में, कोई किताब में तुमको 4 टाइप तक मिलेगा, लेकिन आईआईटी ये जो 5 टाइप और 6 टाइप क्या है, कोई नया थोड़े है, उसी का ना एप्लीकेशन है। ये कोई किताब में नहीं मिलेगा, तुमको खोज के रह जाना। तो एक बार दे देता है तो बच्चा बोलता हम तो ऐसा वाला पढ़ाए टीचर, मास्टर को 5 गाली देगा, अपना कमी नहीं देखेगा। क्या रे, जो पढ़ाया वही वाला कॉन्सेप्ट को तो हम यहाँ पर लगाए, होगा कि नहीं? कुछ नया कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखो इसी में हम क्या चेंज कर रहे हैं, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, ये रहने दिया, इसको टाइट्रेट हम करेंगे वीक बेस से। मतलब यहां पर क्या ले लिया, NH4OH, तुम अलग लिखना कॉपी में, मतलब नंबर 6 करके इसको लिखो। अब इसमें यहां पर वीक बेस हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, यहां तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड को तुम कैसा भी बेस से टाइट्रेट करोगे, H+ इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर कटायन, तो कंडक्टिविटी तो घटेगी ही। उसके बाद HCl खत्म हो जाएगा, तो अब क्या बचेगा, वीक एसिड और वीक बेस, तो फिर बढ़ेगा और फिर यस, उसके बाद पैरेलल हो जाएगा। मतलब ये लास्ट वाला जो हम बढ़ाए थे, इस बार ये बढ़ेगा नहीं, बल्कि यहां से पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझ गए ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, बस यही तो करना है। लेकिन बच्चा ये और ये कभी भी जेईई एडवांस में पूछ सकता है, या तुम्हारा एम्स का क्वेश्चंस में पूछ सकता है। सिर्फ बच्चा को हल्का सा आईक्यू अपना यूज करना है। क्लियर हुआ? चलो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 2-3 चीज लिख रहा हूं, याद रखो। टेम्परेचर, कोफिशिएंट इज इक्वल टू, टेम्परेचर कोफिशिएंट कोई पूछे क्या होता है, तो देखो DE अपॉन, यस पार्शियल डिफरेंशियल है, DE अपॉन DT when pressure is kept constant। ये प्रेशर, टेम्परेचर और भी कई कंसंट्रेशन, कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो हम अभी एक फैक्टर को कांस्टेंट करके ये डिफरेंशियल ले रहे हैं, इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल हुआ। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू DE अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर। दूसरा, डेल्टा S ऑफ सेल एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सेल, है ना। यहां भी देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट भी सेल में ही लिया जाता है, तो डेल्टा, ये डेल्टा E को कई जगह डेल्टा E सेल लिख देता है, कोई बात नहीं। यहां पर डेल्टा E मतलब क्या हुआ, E सेल ही ले रहे हैं। उसी तरह डेल्टा S ऑफ सेल इज इक्वल टू NF DE अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर। इसीलिए टेम्परेचर कोफिशिएंट बराबर डेल्टा S ऑफ सेल डिवाइडेड बाय NF भी तो हो सकता है ना।
तो कहीं पर अगर एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है, सेल रिएक्शन में एन का वैल्यू तुमको पता चल रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट, तो उससे हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह इंथाल्पी चेंज इन अ सेल, मतलब सेल के अंदर का ये सब बात हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन होता है अंदर, तो डेल्टा एच इन अ सेल इज इक्वल टू क्या होगा, NFE प्लस NFT DE upon DT at constant pressure। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता था ना, तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी बराबर ये, और टी डेल्टा एस टी इंटू डेल्टा एस, NF इंटू डी बाई डी टी, डेल्टा एस था ना ये, समझ गए। तो बस ये तीन तुमको हेल्प करता है, कई जगह टेम्परेचर कभी कभी पूछ देता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट निकालिए, तो उसके लिए आप डायरेक्टली इन रिलेशंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स ऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रॉम माय साइड। हाँ सर। हाँ सर बोलिए। सर वो जो लास्ट वाला 6 नंबर ग्राफ है सर, तो वो जो फर्स्ट मतलब फर्स्ट डाउन में जो सर एक पॉइंट है ना सर, हाँ हाँ ये तो वाला, वहाँ यहाँ पर HCl खत्म हो रहा है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे पहले खत्म होगा CH3COOH का भी तो सर H प्लस होगा ना? ना, बिल्कुल नहीं बेटा, जब तक HC, एक बात बता, CH3COH क्या है, वीक एसिड है। यस सर। इसका मतलब वो खुद अगर उसको पानी में भी डालते हो तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में आयोनाइज होता है, हाँ सर। और आयोनाइज होके क्या देता है, H प्लस आयन देता है। लेकिन हाँ, वहां जब पहले से HCl मौजूद है, तो H प्लस आयन HCl का जब पहले से मौजूद है, वो कॉमन आयन इफेक्ट से इसके आयोनाइजेशन को और कम कर देगा कि नहीं। मतलब जब तक HCl वहां है, इसको तो आयोनाइज तक नहीं होने देगा। आया समझ में? हाँ सर। अब तुम डाल रहे हो NH4OH, तो NH4OH खुद वीक बेस है, इसका जो आयोनाइज्ड H प्लस है वो सीधे इस पर अटैक करेगा, इसका OH माइनस को खींच लेगा, तो इसका OH माइनस इसके H प्लस से तो रिएक्शन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो अगले क्लास में काइनेटिक्स हम नहीं शुरू करेंगे, या कर सकते हैं शुरू, लेकिन हाँ मैथ होगा, कहाँ नींद में रहता है। सैटरडे को मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, ठीक है? ठीक है सर। यस सर। हाँ, और उसके बाद तब तक आप स्टडी मटेरियल वगैरह जो है उससे भरपूर प्रॉब्लम्स बना लीजिए, ताकि उस दिन आप एकदम रेडी हो सके, है ना, कि सर जो भी प्रॉब्लम देंगे उसको उड़ा देना है। देखें कितना प्रॉब्लम उड़ाते हो और कितना में खुद उड़ जाते हो, क्योंकि प्रॉब्लम बनाने से ही बेटा फिजिकल में क्या होता है, चैप्टर पर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नहीं बनाओगे या बहुत कम बनाओगे, जितना कम बनाओगे उतना लेस कॉन्फिडेंस रहेगा। और उसके बाद अगर टाइम परमिट हुआ तो सैटरडे को ही, नहीं तो संडे को मैं केमिकल काइनेटिक्स डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा। हाँ, वो लास्ट फिजिकल का है, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।